बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS205 का 10 मॉड्यूल कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 46 से लेकर मॉड्यूल नंबर 55 तक। सो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 46 है, जिसमें पहला टॉपिक है जी बॉक्स सिक्योरिटी। दोस्तों बॉक्स सिक्योरिटी क्या होती है? बॉक्स सिक्योरिटी बेसिकली एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम अपनी किसी भी लार्ज लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी के हर मसले के लिए एक अलग अलग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, यानी बॉक्स का या डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी के हर मसले को सॉल्व करने के लिए जब हम अलग अलग डिवाइस और बॉक्स का इस्तेमाल करें, इसको कहते हैं सिक्योरिटी बॉक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ लोग ये समझते हैं, मैं एक चीज़ आपकी गलत फहमी भी दूर कर दूं, क्योंकि कई यूट्यूबर ये कहते हैं जी बॉक्स सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि एक ही डिवाइस के अंदर सारे सॉल्यूशन, जबकि ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी है आपकी। बॉक्स सिक्योरिटी का मतलब जनाब ये नहीं होता। वो जिस डिवाइस के अंदर सारे सॉल्यूशन मौजूद होते हैं ना, उसको कहते हैं ऑल इन वन डिवाइस। ऑल इन वन डिवाइस जिसका मतलब ये होता है कि एक ही डिवाइस के अंदर सारे के सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। लेकिन ये बॉक्स सिक्योरिटी है, ये ऑल इन वन नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ सबसे पहले आपने क्लियर करनी है कि पेपर के अंदर ये ना लिख देना कि बॉक्स सिक्योरिटी का मतलब होता है कि मतलब एक ही डिवाइस के अंदर ऑल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, जबकि ये गलत डेफिनेशन है, ये गलत कंसेप्ट है। तो बॉक्स सिक्योरिटी का मतलब ये होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह की सिक्योरिटी के मसले को सॉल्व करने के लिए, हर मसले के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डिवाइस परचेज करना बॉक्स सिक्योरिटी कहलाता है। ठीक हो गया। चलिए अब आगे उसने मजीद आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। जैसे वो कहता है फॉर एग्जांपल बॉक्स सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आप हर डिवाइस या हर बॉक्स परचेज करो, किसके लिए? हर सिक्योरिटी मसले के लिए। जैसे ईमेल सिक्योरिटी के लिए डिवाइस परचेज करना, वेब सिक्योरिटी के लिए डिवाइस परचेज करना, फायरवॉल के लिए डिवाइस परचेज करना, आईपीएस के लिए डिवाइस परचेज करना। तो देखो ये नहीं है कि मतलब एक ही डिवाइस है और उस एक डिवाइस के अंदर सारे सॉल्यूशन है, नहीं। बल्कि आप क्या कर रहे हो, ये आपका पहला मसला था, इसके लिए आपने एक अलग से डिवाइस परचेज की। ये आपका दूसरा मसला, इसके लिए आपने अलग से बॉक्स या डिवाइस परचेज की। ये आपका तीसरा मसला, इसके लिए आपने अलग से डिवाइस एंड बॉक्स परचेज किया। तो दिस इज अ बॉक्स सिक्योरिटी। समझ आ गई बात की? नेक्स्ट अब वो कह रहा है सिक्योरिटी इज अ कम्बिनेशन ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिक्योरिटी सिर्फ जो है वो मशीनों से मजबूत की जाती है, यानी डिवाइसेस के जरिए जो है वो मजबूत की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है जनाब। सिक्योरिटी जो है वो तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है, तीन चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। सिक्योरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कंपनी की मजबूत तब होती है जब उसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला पीपल यानी लोग, दूसरा प्रोसेस यानी तरीका कार, और तीसरा टेक्नोलॉजी यानी डिवाइसेस मशीन्स। समझ आई? लेकिन लोग ये समझते हैं ओनली टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो हम अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ डिवाइसेस हों, उनको रन करने वाले लोग ही ना हों, और उन डिवाइसेस को रन किस तरीके कार के थ्रू करना है वो ही ना पता हो, तो मुझे बताओ क्या सिक्योरिटी मजबूत होगी? नहीं होगी। तो इसलिए सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आपको तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पीपल की यानी लोगों की जिन्होंने उस डिवाइस को यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी की यानी डिवाइसेस की, और तीसरे नंबर पे तरीक़ाकार की कि जिसके थ्रू हमने उन डिवाइसेस को जो है वो यूज़ करना है। तो ये चीज़ आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया? आगे नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ या बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये मुशाहिदा किया कि हम बहुत सी डिवाइसेस जो है वो सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए बाय तो कर लेते हैं, परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन उनको हम मुकम्मल तरीके से उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते। ये बहुत सी कंपनीज़ ने, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है मुशाहिदा किया। ठीक है? बात समझ रहे हो? ऑब्जर्वेशन की, मुशाहिदा किया। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखें, सिर्फ डिवाइस खरीद लेने से काम नहीं होता। उस डिवाइस को यूज़ करना भी आपको आता हो, उस डिवाइस को अच्छे से कॉन्फ़िगर करना भी आता हो। जैसे छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, आप आईफ़ोन खरीद लेते हो, आपको आईफ़ोन यूज़ ही करना नहीं आता, तो क्या फ़ायदा? आईफ़ोन सिर्फ़ खरीद लेने से बात नहीं होती, आईफ़ोन को यूज़ करना भी आता हो। ठीक है? तो यही चीज़ इंडस्ट्री ने भी ऑब्ज़र्व की कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन के लिए
डिफरेंट तरह के डिवाइसेस तो बाय कर लेते हैं, लेकिन उन डिवाइसेस को बाय करने के बाद उनको ये समझ आई कि जनाब इनको इनसे तो हम फ़ायदा ठीक तरीके से उठा ही नहीं पाते, इनसे मुकम्मल फ़ायदा तो हम ले ही नहीं पाते। तो जैसे उन्होंने आगे देखें एग्जाम्पल में आपको बताया भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है उसने जो है SIEM जो सोल्यूशन है वो बाय कर लिया, मतलब डिवाइस बाय कर लिया। SIEM क्या होती है? सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट या सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट इसका स्टैंड फॉर है, ठीक है। अब ये डिवाइस क्या करती है? ये आपके डिफरेंट तरह की सिक्योरिटी जो लॉग्स होते हैं ना उनको अपने पास सेव करती रहती है और वक्त आने पर जो है आपको पूरा ट्रैक दिखाती है। इस तरह DB सिक्योरिटी सोल्यूशन उन्होंने बाय कर लिया। अब उन्होंने एक आपको मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि एक कंपनी है जिसने SIEM सोल्यूशन बाय किया और DB सिक्योरिटी सोल्यूशन बाय किया, लेकिन ये दोनों सोल्यूशन बाय करने के बाद उनको समझ आई कि जनाब इनसे तो हमने मुकम्मल तौर पे फ़ायदा उठाया ही नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं उठाया? क्योंकि जनाब उनको ये दोनों तरह की डिवाइसेज़ एक तो कॉन्फ़िगर करनी नहीं थी आती है और दूसरा उनको इनको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना ही नहीं आता है। तो इसलिए इस पैराग्राफ में बेसिकली वो आपको यही बताना चाह रहे हैं। इसमें आपको उन्होंने सिक्योरिटी की डेफिनेशन बताई है और इन दोनों पैराग्राफ में बेसिकली वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि कंपनी ने ये ऑब्ज़र्व किया कि खाली डिवाइस बाय कर लेने से काम नहीं होता, फ़ायदा नहीं हासिल होता, सॉल्यूशन नहीं मिलता, बल्कि उस डिवाइस को हासिल करने के बाद उसको अच्छे से कॉन्फ़िगर करना भी आता हो, उसको अच्छे से यूज़ करना भी आता हो। अगर आपको कॉन्फ़िगर करना, यूज़ करना नहीं आता होगा, तो वो डिवाइस आपके लिए बेकार है। ठीक हो गया? नेक्स्ट, इन पैराग्राफ में बेसिकली वो ये बता रहे हैं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, बजाय इसके कि इसकी तमहीद बंद हुई मैं इतनी लंबी। अब बेसिकली ये बता रहे हैं, कहते हैं बॉक्स सिक्योरिटी इज़ नॉट अ सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का मतलब होता है हर चीज़ का हल। यानी वो कह रहे हैं कि बॉक्स सिक्योरिटी, हमने क्या पढ़ा अभी भी, बॉक्स सिक्योरिटी क्या है कि हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डिवाइस बाय कर लेना। लेकिन आगे अब वो ये बोल रहे हैं कि बॉक्स सिक्योरिटी कर लेने से, यानी हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डिवाइस बाय कर लेने से ये नहीं है कि आपकी मतलब सिक्योरिटी मजबूत हो गई है या आपकी सिक्योरिटी जो है वो अब बड़ी अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है, या आपकी जो है ना वो अब सिक्योरिटी की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। इसलिए वो ये बोल रहे हैं कि बॉक्स सिक्योरिटी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपकी अब हर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है, ये बात आपने कभी नहीं भूलनी कि बॉक्स सिक्योरिटी करने से हमेशा आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्यों सॉल्व नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे देखें वो बोल रहे हैं कि जनाब हमारी बहुत सी कंपनीज जो हैं वो बाय तो करती हैं डिवाइसेस को, लेकिन उन डिवाइसेस को यूज़ करना नहीं आता उनको, उन डिवाइसेस को अच्छे तरीके से उनको कॉन्फ़िगर करना नहीं आता, जिसकी वजह से बॉक्स सिक्योरिटी होने के बावजूद, मतलब हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डिवाइस होने के बावजूद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट वो बेसिकली बता रहे हैं अदर चैलेंजेस विद बॉक्स सिक्योरिटी अप्रोच, कि जब कोई भी कंपनी बॉक्स सिक्योरिटी अप्रोच को अडॉप्ट करती है, हासिल करती है, तो उसमें कौन कौन से उसको दो चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में सर पूछ सकते हैं कि बताओ बॉक्स सिक्योरिटी करने के बाद कौन कौन से दो चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो पहला जनाब शॉर्टेज ऑफ स्टाफ और दूसरा ट्रेनिंग एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू ऑपरेट सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस एंड फीचर्स। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि बॉक्स सिक्योरिटी अप्रोच को अडॉप्ट करने के बाद शॉर्टेज ऑफ स्टाफ कैसे होती है। जनाब वो इस तरह से देखो, आपने अब हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डिवाइस बाय कर ली, तो ज़ाहिर बात है आपके पास तो इतने एम्प्लॉय ही नहीं है। यहाँ तो ये हो ना कि आपकी हर डिवाइस को यूज़ करने के लिए फिर एम्प्लॉय भी उतने हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर कंपनी के पास इतने एम्प्लॉय नहीं होते कि मतलब हर डिवाइस को यूज़ करने के लिए अलग अलग वो एम्प्लॉय हायर करे। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जब आप बॉक्स सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हो ना, तो उसमें फिर आपके स्टाफ की शॉर्टेज हो जाती है, मतलब क्योंकि आपके पास हर डिवाइस के लिए अलग अलग बंदा मौजूद नहीं है, तो फिर इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, यही कहेंगे ना, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। ये वजह। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है जनाब, क्योंकि हर डिवाइस जो है वो एक टेक्निकल डिवाइस है, वो कोई ये नॉर्मल डिवाइस नहीं है, मतलब मोबाइल नहीं है कि जिसको हर बंदा यूज़ करना शुरू कर देगा। उसको यूज़ करने के लिए भी महारत होना ज़रूरी है, स्किल होना ज़रूरी है। तो यही वो कह रहे हैं कि दूसरा जो आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि आपको अपने हर एम्प्लॉय को जो है वो ट्रेन करना पड़ता है, उसको स्किल्स सिखानी पड़ती हैं पहले उस डिवाइस को यूज़ करने के लिए। तो ये दो जो है चैलेंजेस जो है वो आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप बॉक्स सिक्योरिटी अप्रोच का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद लास्ट पे ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको मैं आपको वैसे बताया कि मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। सर आपसे पूछ सकते हैं कि सिक्योरिटी सॉल्यूशन लाइफ साइकिल बयान करो, तो उसमें फिर आपने सिर्फ ये नाम लिख देने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट। ये 8 बेसिकली लाइफ साइकिल के स्टेप्स हैं, पॉइंट्स आप इनको कह सकते हो, स्टेप्स कह सकते हो, ठीक है, फेजेस कह सकते हो। तो बेसिकली जब आप ये 8 के 8 स्टेप्स फॉलो करते हो ना, तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, सिक्योरिटी सॉल्यूशन लाइफ साइकिल हो जाता है। ठीक हो गया? तो ये आपने 8 के 8 नाम याद कर लेने हैं, ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल नंबर जो है 46 कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 47 की।
सो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 47 है, जिसके अंदर हम जो है वो 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की बात करेंगे। इससे प्रीवियस मॉड्यूल 46 के अंदर हमने देखा था कि सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए अदारे क्या करते हैं, वो बोक्स सिक्योरिटी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यही बताया था कि बोक्स सिक्योरिटी को इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपकी सिक्योरिटी जो है वो बेहतर नहीं होती, हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल इज़ द ओनली वे इफेक्टिवली एंड प्रैक्टिकली एड्रेस सिक्योरिटी पोस्चर। कि यानी अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी के अंदर अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और वो है 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, जो कि हमने काफ़ी पहले मॉड्यूल नंबर 5 और 6 में पढ़ा था। अगर आपको याद हो, ये देखें आपने पढ़ा था ना, ये सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, उसके बाद सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। तो ये हमने ऑलरेडी ये पूरे का पूरा 4 लेयर जो ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है सिक्योरिटी को बेहतर बनाने वाला, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको मॉड्यूल नंबर 5 और 6 में जब ये पढ़ाया था, मैंने आपको तब भी बताया था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जो है वो कर लीजिएगा अपने 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल को। ठीक हो गया। सो मॉड्यूल नंबर 47 के अंदर कुछ भी नहीं है, वो वही दोबारा हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल जो है वो रिपीट हो रहा है। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 48 की। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कुछ डेफिनेशन हैं, इन डेफिनेशन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो डेफिनेशन है वो है जी व्हाट इज़ डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर बेसिकली दोस्तों एक ऐसा बड़ा मसला होता है कि जब ये डिज़ास्टर आता है तो हमारी जो कंपनी होती है या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जो आईटी सिस्टम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, या तो ख़राब हो जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारे पूरे का पूरा जो बिज़नेस के ऑपरेशन है, जो काम है, वो क्या हो जाती हैं, रुक जाते हैं। इसको कहते हैं डिज़ास्टर। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगली डेफिनेशन है डिज़ास्टर रिकवरी। डिज़ास्टर रिकवरी क्या होती है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि डिज़ास्टर क्या है, डिज़ास्टर बेसिकली एक ऐसा मसला होता है कि जिसमें क्या होता है कि हमारा पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो क्या हो गया, बंद हो गया या ख़राब हो गया, उसको डिज़ास्टर कहते हैं। और डिज़ास्टर रिकवरी क्या होगा, मतलब उसको रिकवर करना, यानी डिज़ास्टर आने के बाद जो हमारे आईटी सिस्टम बंद हुए थे उनको दोबारा जल्द अज जल्द जो है वो रन करना, चलाना जो है वो डिज़ास्टर रिकवरी कहलाता है, जिससे हमारा जो बिज़नेस है वो इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट कुड कॉज द इन्वोकेशन ऑफ डियर फेल ओवर टू डिज़ास्टर रिकवरी साइट। यानी वो बेसिकली सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ कब ये ज़रूरी होता है कि हम जो है डिज़ास्टर रिकवरी फेल ओवर करते हैं। अब ये डिज़ास्टर रिकवरी फेल ओवर क्या है? डिज़ास्टर रिकवरी फेल ओवर दोस्तों ये होता है कि जब आप अपनी प्राइमरी साइट का डाटा उठाकर अपने डिज़ास्टर रिकवरी साइट के ऊपर जो है वो अपलोड कर देते हो, मतलब वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हो, तो इसको हम कहते हैं डिज़ास्टर रिकवरी फेल ओवर। ठीक हो गया। अब वो पूछ रहा है कि डिज़ास्टर रिकवरी फेल ओवर कब ज़रूरी होता है? तो डिज़ास्टर रिकवरी फेल ओवर कब ज़रूरी होता है? जब हमारे पास डिज़ास्टर आता है। तो इसका जवाब क्या है कि जब डिज़ास्टर आता है तो फिर हम क्या करते हैं, डिज़ास्टर रिकवरी फेल ओवर करते हैं, मतलब अपनी प्राइमरी साइट का पूरा डाटा उठाकर ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पर, डिज़ास्टर रिकवरी साइट के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि जहाँ पर उसने बताया कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है डिज़ास्टर आता है। तो डिज़ास्टर दोस्तों दो वजह से आता है, या तो नेचुरल डिज़ास्टर यानी कुदरती आफात की वजह से जो है डिज़ास्टर आ सकता है, यानी मसला आ सकता है, या फिर आपके ह्यूमंस की गलती की वजह से जो है वो डिज़ास्टर आ सकता है। अब कुदरती आफात में क्या हो सकता है, यानी सैलाब आ गया, या ज़लज़ला आ गया, या बिजली की चमक की वजह से जो है डिज़ास्टर आ गया। इसको हम कहते हैं कुदरती वजूहात की बुनियाद पर डिज़ास्टर, यानी मसला आ जाना, यानी हमारा पूरा आईटी सिस्टम बंद हो जाना। और दूसरा डिज़ास्टर की वजह क्या होती है, ह्यूमंस की गलती, यानी फसाद, यानी कंपनी के अंदर फसाद हो गया, मतलब झगड़ा हो गया। ऐसे ही फायर यानी आग लग गई है लोगों की गलती की वजह से, या टेररिस्ट एक्ट यानी दहशतगर्दी हो गई है। तो ये क्या है, ये डिज़ास्टर जो है, ये जो मसला है, ये क्यों आया है, ह्यूमन की गलती की वजह से। सो दो तरह के डिज़ास्टर्स होते हैं, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बताओ डिज़ास्टर कितनी टाइप्स होती हैं। तो डिज़ास्टर की दो टाइप्स होती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर कॉज्ड बाय ह्यूमन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिज़ास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है डिज़ास्टर रिकवरी और दूसरा है बिजनेस कंटिन्यूटी यानी बीसी। अब डिज़ास्टर रिकवरी मैं आपको अभी भी ऊपर बता के आया हूँ कि जब कंपनी के अंदर डिज़ास्टर आता है, यानी कोई मसला आता है, तो उस मसले से क्या होता है, हमारा पूरा आईटी सिस्टम बंद हो जाता है। उस आईटी सिस्टम को दोबारा रिकवर करना या दोबारा चलाना जो है क्या कहलाता है, डिज़ास्टर रिकवरी कहलाता है। और जो डिज़ास्टर रिकवरी है ये बेसिकली आईटी का एक छोटा सा फंक्शन है। आईटी का क्या है कि यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक फंक्शन है। जबकि बीसी क्या है, बीसी बेसिकली बिजनेस कंटिन्यूटी क्या होता है कि
जो आपके पूरे के पूरे बिजनेस को होल्ड कर रहा होता है। मतलब आपके पूरे के पूरे बिजनेस को कैसे हमने रन करना है, चाहे कोई मसला आया या नहीं आया। बीसी जो है यानी बिजनेस कंटिन्यूटी बेसिकली एक ऐसा प्लान होता है जो ये डिसाइड करता है जनाब जी हमने अपने पूरे के पूरे बिजनेस को कैसे जो है वो कंटिन्यू रखना है, कैसे इसको चलाते रहना है, चाहे कोई मसला आए या ना आए। और लास्ट पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपके लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है डीआर इज अ पार्ट ऑफ बीसी, यानी डिजास्टर रिकवरी इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। यानी बिजनेस कंटिन्यूटी जो है वो एक बड़ा कंसेप्ट है और उसके अंदर एक छोटा कंसेप्ट जो है वो डिजास्टर रिकवरी है। ठीक है, और डिजास्टर रिकवरी किससे बिलोंग करता है? आईटी फंक्शन से बिलोंग करता है। अच्छा, इसको अच्छे से तैयार करना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जी डिजास्टर रिकवरी लाइफ साइकिल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपको पेपर में सर पूछ सकते हैं शॉर्ट के अंदर या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सर पूछ सकते हैं कि बताओ डिजास्टर रिकवरी लाइफ साइकिल के पॉइंट्स लिखो। तो डिजास्टर रिकवरी लाइफ साइकिल का दोस्तों पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई, दूसरा पॉइंट है एनालाइज, तीसरा पॉइंट है डिजाइन, चौथा पॉइंट है एग्जीक्यूट, पांचवा पॉइंट है मेजर्स। तो ये 5 पॉइंट्स के आपने नाम याद कर लेने हैं और ये किसके पॉइंट है? डिजास्टर रिकवरी लाइफ साइकिल के। अच्छा जी, नेक्स्ट कहता है 3 स्टेप ऑफ प्रोसेस। अब ये 3 स्टेप ऑफ प्रोसेस किसके हैं? ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर पूछ सकते हैं 3 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस बताओ। अब ये 3 स्टेप ऑफ प्रोसेस किसके हैं? डिजास्टर रिकवरी के। यानी जब आप डिजास्टर रिकवरी करते हो, अब डिजास्टर रिकवरी मैंने आपको अभी भी ऊपर बता चुका हूँ कि डिजास्टर रिकवरी क्या होता है कि अपने आईटी सिस्टम को दोबारा से जो है वो रिज्यूम करना, रिकवर करना, यानी दोबारा से रन करना, दोबारा से चलाना डिजास्टर रिकवरी कहलाता है। अब डिजास्टर रिकवरी जब हम करते हैं तो उसके कितने प्रोसेस होते हैं, उसके कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं उसके प्रोसेस के अंदर। यानी जब आप डिजास्टर रिकवरी करोगे तो उसमें कितने स्टेप्स होंगे? 3 स्टेप्स होंगे। तो ये आपको 4 साल पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं। तो आपने कहना 3 स्टेप्स होते हैं। उसके बाद अब इन 3 स्टेप्स की आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि सबसे पहले अपनी डिजास्टर रिकवरी साइट को जो है वो ऑन करना, यानी चालू करना। ठीक है, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो हमारी प्राइमरी साइट है उसको ठीक करना, क्योंकि हमारी प्राइमरी साइट पर इशू आया ना, प्राइमरी साइट पर इशू आया तो हमने वो अपना पूरा डाटा उठाकर डिजास्टर रिकवरी साइट पर जो है वो मुंतकिल किया ना। तो इसलिए पहला पहला स्टेप क्या था? दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला स्टेप था अपनी डिजास्टर रिकवरी साइट को जो है वो क्या करना? चालू करना। दूसरा स्टेप क्या है कि अपनी जो मेन प्राइमरी साइट है उसको तब तक ठीक करना। और तीसरा क्या है कि जब हमारी प्राइमरी साइट ठीक हो जाए उसके बाद दोबारा से वापस जो है वो डिजास्टर रिकवरी से डाटा उठाकर मुंतकिल करना वापस अपनी प्राइमरी साइट के ऊपर। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक हो गया, जो आपके डिजास्टर रिकवरी के अंदर के प्रोसेस के अंदर शामिल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आता है जी व्हाट इज अ डिजास्टर रिकवरी प्लान। कि डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या होती है, मनसूबाबंदी क्या होती है? तो कहता है अ डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डीलिंग विद अनप्लान्ड इंसिडेंट्स। कहता है ये एक ऐसी डॉक्यूमेंटेड अप्रोच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? डील करते हैं ऐसे खतरात को या ऐसे इंसिडेंट्स को जो अनप्लान्ड होते हैं, मतलब जो जो पहले से प्लान नहीं होते, जो अनप्लान्ड होते हैं। मतलब जैसे आपको ऊपर अभी देखा कि बिजली आ गई। अब ये हमारे हमारे मतलब कोई प्लान थोड़ी था कि मतलब हमने प्लान किया हुआ था कि मतलब सैलाब आ जाएगा या खुदा न खास्ता जो है वो कुदरती आफात आ जाएंगी या ह्यूमन की गलती की वजह से कोई डिजास्टर आ जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो प्लान नहीं होते, जो अनप्लान्ड होते हैं, कभी भी आ जाते हैं। तो इन अनप्लान्ड इंसिडेंट्स को डील करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेड जो स्ट्रक्चर अप्रोच होती है उसको क्या कहते हैं? डिजास्टर रिकवरी प्लान कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिजास्टर रिकवरी प्लान की। नेक्स्ट बात करते हैं डिजास्टर रिकवरी प्लान चेकलिस्ट क्या होती है। यानी जब आप डिजास्टर रिकवरी प्लान करते हो, बनाते हो, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हो? ये बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में सर पूछ सकते हैं कि डिजास्टर रिकवरी प्लान का चेक लिस्ट बताओ मुझे। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है स्कोप ऑफ द एक्टिविटी। यानी सबसे पहले आप ये देखते हो कि आपने अपनी डिजास्टर रिकवरी के अंदर किन किन सिस्टम्स को जो है वो शामिल करना है। दूसरा आप ये देखते हो कि जनाब आपने जो नेटवर्क और जो सिस्टम यूज़ करने हैं उसकी पूरी की पूरी जानकारी, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, उसकी पूरी की पूरी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स। यानी अपने जो आपके डिजास्टर के अंदर जो सबसे बड़े खतरात या आपकी गलतियां होती हैं उनको आप क्या करते हो? हाईलाइट करते हो, उनको आइडेंटिफाई करते हो, ढूंढते हो तीसरे स्टेप में। चौथे स्टेप में आप क्या करते हो? करंट डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटजी। यानी आप इस पॉइंट में ये चेक करते हो कि इस वक्त मौजूदा हालत में डिजास्टर रिकवरी के लिए कौन सी हिकमत अमली यूज़ हो रही है। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हो? नेक्स्ट पॉइंट में आप अपनी एक पूरी टीम जो है वो अरेंज करते हो कि अगर कभी डिज़ास्टर आता है तो उस डिज़ास्टर के आने के फ़ौरन बाद उस डिज़ास्टर को कैसे ठीक किया जाए, कैसे रिकवर किया जाए, उसके लिए आप पूरी एक टीम तश्कील करते हो, पूरी एक टीम जो है वो डिज़ाइन करते हो।
अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हो कि अपनी जो सीनियर मैनेजमेंट होती है उससे डिज़ास्टर रिकवरी जो प्लान है उसको अप्रूव करवाते हो, रिव्यू करवाते हो मतलब दिखाते हो और उसके बाद उसको अप्रूव करवाते हो। नेक्स्ट आप क्या करते हो, अपने डिज़ास्टर रिकवरी प्लान को क्या करते हो, टेस्ट करते हो, ये देखने के लिए कि क्या ये बिल्कुल वक़्त आने पर क्या ये बिल्कुल ठीक काम करेगा कि नहीं करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप उसको वक़्त के साथ-साथ जो है वो अपने डिज़ास्टर रिकवरी प्लान को जो है वो अपडेट भी करते हो। और लास्ट वन के अंदर आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंटिंग अ डिज़ास्टर रिकवरी प्लान ऑडिट, यानी आप अपने वक़्त आने पर क्या करते हो, अपने डिज़ास्टर रिकवरी प्लान को इम्प्लीमेंट कर लेते हो। ठीक हो गया? तो ये जनाब डिफरेंट पॉइंट्स थे जो कि किस में शामिल होते हैं, डिज़ास्टर रिकवरी प्लान चेकलिस्ट में। तो यहाँ तक दोस्तों आपका मॉड्यूल नंबर 48 भी कवर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 49 की। सो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 49 है जिसके अंदर हम बिज़नेस कंटिन्यूटी की बात करेंगे, बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट की बात करेंगे और बिज़नेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल की बात करेंगे और उसके साथ साथ बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान की बात करेंगे। सो बिज़नेस कंटिन्यूटी को हम प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा से एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। बिज़नेस कंटिन्यूटी बेसिकली एक ऐसी सलाहियत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ये बताती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई ख़तरा आता है, कोई हादसा होता है, तो उस हादसे के होने के बाद हम किस तरह से अपने बिज़नेस को जो है वो रन कर सकते हैं, किस तरह से अपने बिज़नेस को कंटिन्यू रख सकते हैं, इसको कहते हैं बिज़नेस कंटिन्यूटी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट बेसिकली दोस्तों एक मुकम्मल प्रोसेस होता है। ये देखिए होलिस्टिक मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब मैनेजमेंट का एक होलिस्टिक कहते हैं मुकम्मल, यानी मैनेजमेंट का एक ऐसा मुकम्मल ये तरीक़ाकार होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि जिसमें सबसे पहले तो आप अपने ये जो क्रिटिकल आपके ख़तरात होते हैं, मतलब जो आपके ख़तरनाक हमले होते हैं, उनको आप सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करते हो, पहचानते हो और उसके बाद फिर आप क्या करते हो कि आप अदारे के अंदर अपने बिज़नेस को इस काबिल बना देते हो कि किसी भी मुश्किल हालत के अंदर किस तरह से हमने अपने बिज़नेस को जो है वो चलते रहने देना है और किस तरह उसको यानी कंटिन्यू रखना है और किस तरह से हमने अपनी कंपनी के जो मफादात हैं उनको कैसे हासिल करना है। तो यही चीज़ इन 2 पैराग्राफ में उसने जो है वो बात बताई हुई है, जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट बेसिकली मैनेजमेंट का एक ऐसा मुकम्मल तरीक़ाकार होता है, जो सबसे पहले क्या करता है, खतरात की निशानदेही करता है। हमें बताता है कि खतरा कौन-कौन सा खतरा है कंपनी के अंदर, ठीक है? उसकी निशानदेही करता है और उसके बाद हमारे बिज़नेस को या हमारे बिज़नेस के ऑपरेशंस को इस काबिल बना देता है कि अगर कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी खतरा आता है, तो उस खतरे के बावजूद हमने अपने बिज़नेस को किस तरह से कंटिन्यू रखना है और किस तरह से अपने जो मफादात हैं उसको कैसे जो है वो हासिल करना है, इसको कहते हैं बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का एक पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है जिसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहले हम बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके लाइफ साइकिल के अंदर 4 फेजेज़ हैं। पहले फेज़ में हम एनालिसिस करते हैं अपनी चीज़ों का, उसके बाद डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और फिर उसकी वैलिडेशन करते हैं। तो ये आपको शॉर्ट में सर पूछ सकते हैं कि बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल जो है वो बयान करो, तो आपने ये 4 जो है फेजेज़ के नाम लिख देने हैं। एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड वैलिडेशन। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है जी हमारे पास लास्ट यहाँ पे डेफिनेशन है, व्हाट इज़ बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान। बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान क्या होता है? जैसे हमने प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर डिज़ास्टर रिकवरी प्लान पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे ही बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान भी होता है। तो बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान में उसने लिखा हुआ है कि ये बेसिकली एक ऐसी दस्तावेज़ होती हैं जिसके अंदर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन या मालूमात दर्ज होती है, जो हमें ये बताती है कि अगर किसी भी अनप्लैन्ड इवेंट यानी किसी भी अनप्लैन्ड जो हादसा है, उसके होने के बाद हमने अपनी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसको कैसे जो है वो उसके ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना है। ये सारी की सारी मालूमात जिस दस्तावेज़ में लिखी होती है, उस दस्तावेज़ या उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान कहते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपका मॉड्यूल नंबर 49 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 50 की। सो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 50 है जिसके अंदर डिज़ास्टर रिकवरी प्लान की बात की जा रही है। उसके बाद आरटीओ एंड आरपीओ की बात की जा रही है। आरटीओ का आपको मैंने स्टैंड फॉर ऑलरेडी प्रीवियस मॉड्यूल जो हमने कल के मॉड्यूल पढ़े थे लेक्चर नंबर 25 के अंदर, सॉरी, उसके अंदर मैंने आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बताया था। आरटीओ स्टैंड फॉर रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव और आरपीओ स्टैंड फॉर रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ये दोनों चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो इस मॉड्यूल के अंदर आपने कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर सारी बातें वही हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। देखें पहला पहला पॉइंट क्या है, इसमें पहला पहला जो टॉपिक है वो है जी डिज़ास्टर रिकवरी प्लान। अगर आपको याद हो तो हमने अभी-अभी मॉड्यूल नंबर 48 के अंदर पढ़ के आए हैं। डिज़ास्टर रिकवरी प्लान के अंदर की जो चेक लिस्ट होती है उसमें कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी-अभी 48 के लास्ट पे पढ़ाए हैं। सो आप चाहे यहाँ से चेक लिस्ट के ये पॉइंट्स सारे याद कर लें या चाहे मॉड्यूल नंबर 48 से कर लें। यहाँ से रहने दें, मॉड्यूल नंबर 48 के अंदर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, लिहाज़ा इसको आप छोड़ दें, ये ना करें। उसके बाद ये जो डिज़ास्टर रिकवरी लाइफ साइकिल है ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको भी छोड़ दें, ये भी रहने दें। उसके बाद ये जो आरटीओ है ये भी मैं आपको ऑलरेडी
प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ा चुका हूँ, आपने वहीं से इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। एक दफ़ा चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट दोबारा दे देता हूँ। आरटीओ बेसिकली क्या होता है, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें बेसिकली हम ये करते हैं, ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी मसला आता है, यानी कोई भी डिजास्टर आता है, तो उस डिजास्टर के आने के बाद हमारी कंपनी मैक्सिमम कितनी देर तक जो है वो बंद रह सकती है। अगर उससे ज़्यादा ज़्यादा देर बंद रहेगी तो हमारी कंपनी के लिए जो है वो ठीक नहीं होगा, या हमारी कंपनी के ऊपर जो है बुरा असर पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि मान लो अगर किसी कंपनी का जो आरटीओ है वो 2 घंटे है, इसका मतलब फिर क्या है कि 2 घंटों के अंदर अंदर कंपनी ने जो है वो अपना पूरे का पूरा सिस्टम दोबारा चालू करना है। अगर उसने चालू ना किया 2 घंटों के अंदर अंदर, तो हमारी कंपनी जो है वो लॉस में चली जाएगी। ऐसे ही आरपीओ होता है। आरपीओ का मतलब होता है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि कितनी मैक्सिमम देर के अंदर हमने अपनी जो डाटा फाइल्स हैं उनको कितनी देर बाद जो है वो रिकवर करना है, यानी बैकअप लेना है उनका। यानी अगर आप उतनी देर के बाद बैकअप नहीं लेंगे, रिकवर नहीं करेंगे, तो उससे जो है वो हमारे डाटा जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऐसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल देके बताया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी के अंदर जो डाटा का बैकअप है वो अगर आप 4 आवर्स है, मतलब हर 4 घंटों के बाद आपने बैकअप लेना है, तो अगर आप हर 4 घंटों के बाद बैकअप नहीं लेंगे, तो फिर आपका डाटा जो है वो क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, ये वही सारी तीनों टॉपिक वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। यहाँ से आपने कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। आपने कहाँ से याद करना है, प्रीवियस मॉड्यूल से। सो नेक्स्ट मिलते हैं मॉड्यूल नंबर 51 के अंदर। तो दोस्तों अब हम मॉड्यूल नंबर 51 की बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जी डिजास्टर रिकवरी कंसिडरेशन। डिजास्टर रिकवरी कंसिडरेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है डिजास्टर रिकवरी फैसिलिटी, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है डिजास्टर रिकवरी ड्रिल्स एंड टेस्टिंग। तीसरे नंबर पे होता है डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग चेकलिस्ट। और चौथे नंबर पे होता है बीसी प्लान, यानी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान अलाइनमेंट। तो ये 4 चीज़ें शामिल होती हैं किसमें, डिजास्टर रिकवरी कंसिडरेशन के अंदर। अब बारी बारी इनको देख लेते हैं। सबसे पहला जी डिजास्टर रिकवरी फैसिलिटी। डिज़ास्टर रिकवरी फैसिलिटी दोस्तों एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम डिज़ास्टर आने के बाद अपने सिस्टम को दोबारा से जो है रिकवर करते हैं, तो उसको कहते हैं डिज़ास्टर रिकवरी फैसिलिटी। अब डिज़ास्टर रिकवरी फैसिलिटी जो है, जिस जगह पर मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक जगह होती है जहाँ पर हमने डिज़ास्टर रिकवरी करनी होती है। अब उस जगह में कौन-कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, ये यहाँ पे खसूसियात लिखी हुई हैं। अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि डिज़ास्टर रिकवरी फैसिलिटी लिखें, तो आपने ये पॉइंट्स लिख देने हैं। पहला पॉइंट है लोकेशन, यानी वो कह रहा है जो डिज़ास्टर रिकवरी के लिए जो आपने जगह मुंतखब की हुई है ना, वो जगह आपकी प्राइमरी साइट से काफ़ी दूरी पर होनी चाहिए या अलग होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब जिस जगह पर आपकी प्राइमरी साइट है वहीं पर आपकी डिज़ास्टर रिकवरी साइट हो, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है कि डिज़ास्टर रिकवरी जिस जगह पर आपने करनी है ना, वहाँ पर प्रॉपर आपके नेटवर्क के कनेक्शंस और आपके बैकअप के कनेक्शन जो है वो मौजूद होने चाहिए, ताकि जो आपका राब्ता ना प्राइमरी साइट के साथ वो बरकरार रहे। उसके बाद कहता है तीसरे नंबर पे आपने ये भी इंश्योर करना होता है कि जिस जगह पर आपने डिज़ास्टर रिकवरी करनी है वहाँ पर बिजली और प्रॉपर जो माहौल है ना, वो मतलब अवेलेबल हो। मतलब ये नहीं कि माहौल भी ठीक नहीं है और यहाँ वहाँ पे बिजली जो है वो बार-बार आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहता है जो आपका डिज़ास्टर रिकवरी की जगह है ना, वो प्रॉपर जो है उसका जो डिज़ाइन है ना, यानी जो उसका आर्किटेक्ट है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो आईटी डाटा सेंटर की तरह का होना चाहिए। उसके बाद कहता है नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना, पॉइंट ज़हन में रखना, वो ये होता है कि डिज़ास्टर रिकवरी जिस जगह पे की जाती है ना, वहाँ पर प्रॉपर जो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान है ना, वो बेस्ड करना चाहिए। मतलब उस पे बेस करता हो, आपका पूरा का पूरा डिज़ास्टर रिकवरी फैसिलिटी जो है डिज़ास्टर रिकवरी प्लान के ऊपर बेस करता हो। उसके बाद कहता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कि आपकी जो डिज़ास्टर रिकवरी फैसिलिटी है उसको प्रॉपर जो है ना उसको ऑपरेट करें, और ऑपरेट करने के बाद उसको वक्त के साथ साथ जो है वो मेंटेनेंस भी करते रहें। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आता है जी डिज़ास्टर रिकवरी ड्रिल्स एंड टेस्टिंग। ड्रिल्स एंड टेस्टिंग किसे कहते हैं, कि यानी डिज़ास्टर रिकवरी को टेस्ट करना, कि आया कि डिज़ास्टर रिकवरी जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या इम्प्लीमेंट करने के वक़्त क्या वो बिल्कुल ठीक काम करेगी या नहीं करेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दफ़ा डिज़ास्टर रिकवरी को टेस्ट करके भी देखते हैं, तो इसको कहते हैं डिज़ास्टर रिकवरी ड्रिल एंड टेस्टिंग। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं। जब आप दोस्तों डिज़ास्टर रिकवरी टेस्टिंग करते हो ना, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपने डिज़ास्टर रिकवरी कितनी दफ़ा करनी है, और डिज़ास्टर रिकवरी कैसे, मतलब टेस्टिंग करनी कैसी है, वो प्रॉपर सारे का सारा आपका आईटी पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की आईटी पॉलिसी है ना, उसको फॉलो करना है आपने। यानी डिज़ास्टर टेस्टिंग करते हुए, और डिज़ास्टर टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं कितनी दफ़ा करनी है। तो मतलब डिज़ास्टर टेस्टिंग जो आपने करनी है और कितनी दफ़ा करनी है, ये किस पे बेस करता हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आईटी पॉलिसी पे बेस करता हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या कहता है, जब भी आपने डिज़ास्टर टेस्टिंग करनी है ना, तो वो कम से कम साल में कितनी दफ़ा होनी चाहिए, मिनिमम ट्विस्ट, मतलब 2 दफ़ा साल में 2 दफ़ा आपने डिज़ास्टर रिकवरी टेस्टिंग ज़रूर करो, ठीक है। और अगर आपको कोई बहुत अहम बिज़नेस है, तो वहाँ पर कहता है कम से कम आपने डिज़ास्टर रिकवरी जो है वो कितनी दफ़ा करनी है, क्वार्टरली यानी
3 महीने में एक बार, मतलब 3 महीने के बाद एक दफ़ा ज़रूर करनी है। उसके बाद बैकअप टेस्टिंग, कहता है उसके बाद जो आपने डाटा का बैकअप लिया उसको भी टेस्ट मस्ट करो, ठीक है? तो ये डिज़ास्टर रिकवरी ड्रिल एंड टेस्टिंग में 3 पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है जी डिज़ास्टर रिकवरी टेस्टिंग चेकलिस्ट, यानी अब वो हमें ये बताने लगा है कि जब आप डिज़ास्टर रिकवरी की टेस्टिंग करते हो तो उसमें किन-किन बातों का हमने ख़्याल रखना होता है। तो अब ये सारी बातें हैं। पहली बात है, कहता है सबसे पहले आपने अपनी सीनियर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेनी होती है, ठीक है? इजाज़त लेनी होती है टेस्टिंग करने के लिए। दूसरा कि आपने जो डिज़ास्टर रिकवरी की टेस्टिंग करनी है, उसके बारे में आपके पास प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन, मतलब मालूमात भी होनी चाहिए, ठीक है? तीसरा कहता है कि आपने प्रॉपर एक टीम भी हायर करनी है टेस्टिंग की, कि जो टेस्टिंग करेगी या टेस्टिंग के दौरान मौजूद होगी, ठीक है? चौथा, एंश्योर योर टेस्ट डज़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद, हाँ, ठीक है। कहता है चौथा पॉइंट ये है कि आपने डिज़ास्टर टेस्टिंग करते हुए ये भी ख्याल रखना है कि जिस दिन डिज़ास्टर रिकवरी टेस्टिंग आपने करनी है ना, उस दिन कोई और एक्टिविटी परफ़ॉर्म ना हो रही हो। ये ना हो कि मतलब आप कोई और एक्टिविटी परफ़ॉर्म करो, तो फिर डिज़ास्टर रिकवरी हमारी टेस्टिंग जो है वहीं वहीं की वहीं रह जाए। तो इसलिए ये भी बात का ख्याल रखना है कि जिस दिन डिज़ास्टर रिकवरी टेस्टिंग करनी है, उस दिन कोई और टेस्टिंग या उस दिन कोई और एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं ना ना की जाए। उसके बाद कहता है इस बात की यकीन दहानी करवाओ कि जब डिज़ास्टर रिकवरी टेस्टिंग हो रही होगी ना, उस दौरान एक बंदा आप हायर करो जो साथ-साथ जो है नोट्स बनाता रहे, मतलब ये लिखता रहे कि डिज़ास्टर रिकवरी टेस्टिंग कैसी हो रही है। उसके बाद कहता है वेरीफाई दैट द टेस्ट एनवायरनमेंट इज़ रेडी, कहता है उसके बाद ये भी वेरीफाई करो कि जो आपका माहौल है, मतलब जो हालात हैं, क्या वो रेडी हैं डिज़ास्टर रिकवरी टेस्टिंग करने के लिए। उसके बाद कहता है शेड्यूल अ ड्राई रन ऑफ द टेस्ट, यानी कहता है एक पहले अपना जो असल टेस्ट है ना, डिज़ास्टर रिकवरी का जो असल टेस्टिंग आपने करनी है, कहता है उसको करने से पहले एक एक डमी ड्राई रन टेस्टिंग करो, जिससे आपको पता लगे कि असल ये ना हो, असल टेस्टिंग करने सही आपकी सफल ही ना हो, तो वो काफ़ी हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाए और हमारे रिसोर्सेज भी ज़ाया हो जाएँ। इसलिए इसलिए कहता है असल टेस्टिंग करने से पहले आप एक दफ़ा ड्राई ड्राई रन टेस्टिंग ज़रूर करो। उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्या करो, बी रेडी टू हेल्प द टेस्ट इफ़ नीडेड, यानी कहता है इस बात को भी याद रखो कि अगर टेस्टिंग करते हुए कोई डिज़ास्टर आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, तो फ़ौरन से डिज़ास्टर टेस्टिंग को जो है वो रोका जा सके, बंद किया जा सके। ठीक है? तो उसके बाद कहता है जी हैव अ स्क्राइब टेक नोट्स, ठीक है? कहता है उसके बाद एक बंदा हो जो हमारे नोट्स जो है वो लिखता रहे। यहाँ पर एक चीज़ थी कन्फर्म टेस्ट, हाँ, ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं ये चीज़ गलत बता गया था। कहता है कन्फर्म टेस्ट स्क्रिप्ट से आर करेक्ट, कहता है इसमें बेसिकली ये ध्यान रखो कि जो आपकी स्क्रिप्ट है टेस्ट की, क्या वो बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक। और ये है वो बात है हैव अ स्क्राइब टेक नोट्स, कि एक बंदा हायर करो जो आपके साथ-साथ जो है टेस्टिंग के नोट्स बनाता रहे। उसके बाद कहता है कंप्लीट ऑन एंड आफ्टर, ठीक है? कहता है जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर ये भी एक रिपोर्ट तैयार करो जिसमें आप ये बताओ कि टेस्टिंग में कौन सी चीज़ें सही रही, कौन सी चीज़ें जो है वो फेल हुई। उसके बाद कहता है प्रॉपर जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर कहता है यूज़ द टेस्ट रिजल्ट्स टू अपडेट डीआर प्लान, यानी कहता है अपनी टेस्टिंग को जो है वो यूज़ करो किसके लिए, अपने डिज़ास्टर रिकवरी प्लान को अपडेट करने के लिए। ठीक हो गया? लास्ट में दोस्तों एक पॉइंट है, अच्छा जी, लास्ट पे एक पॉइंट है बीसी प्लान अलाइनमेंट, बीसी मीन बिजनेस कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डीआर इज पार्ट ऑफ ओवरऑल बीसी, यानी जो डिजास्टर रिकवरी होती है वो एक पार्ट होता है किसका, बिजनेस कंटिन्यूटी का। बिजनेस कंटिन्यूटी क्या होती है, डिजास्टर रिकवरी क्या होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है बोथ प्लान्स मस्ट इंटीग्रेट एंड अलाइन सेमलेसली, यानी वो कह रहा है कि जो आपका डिजास्टर रिकवरी है और जो आपका बिजनेस कंटिन्यूटी है, इन दोनों को मिलकर हम आहंगी के साथ काम करना चाहिए। ये नहीं कि डिजास्टर रिकवरी अलग काम कर रही है और बिजनेस कंटिन्यूटी अलग काम कर रही है, ऐसा नहीं। कहता है दोनों को मिलकर जो है वो काम करना चाहिए हम आहंगी के साथ। सो अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 52 की। सो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 52 है, जिसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन है, व्हाट इज़ एन आईटी एसेट्स। आईटी एसेट्स क्या होती हैं? आईटी एसेट्स बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज यानी वसाइल होते हैं कंपनी के, जो कि सिर्फ आईटी से मुतल्लिक होते हैं, यानी आईटी के काम से मुतल्लिक होते हैं। जैसे आप कंपनी में आईटी से मुतल्लिक कोई भी हार्डवेयर यूज़ करते हो, कोई भी आप हार्डवेयर मीन कोई सिस्टम यूज़ करते हो, या कोई आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, या कोई भी मालूमात जो आईटी से मुतल्लिक यूज़ कर रहे हो, या वो लोग जो आईटी से मुतल्लिक काम कर रहे हैं, मतलब जिनको हम आईटी इंजीनियर्स कहते हैं, या अदर फैसिलिटीज़ जो कि आईटी से मुतल्लिक हैं। तो ये तमाम के तमाम जो रिसोर्सेज हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर आईटी की प्रोसेसिंग करते हैं या आईटी से मुतल्लिक होते हैं, उनको क्या कहते हैं? आईटी एसेट्स कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आईटी एसेट्स का आपको एक लाइफ साइकिल दिखाया गया है कि आईटी एसेट्स का जो है वो एक लाइफ साइकिल होता है कि आईटी एसेट्स को कैसे जो है वो बाय किया जाता है। लाइफ साइकिल समझते हो ना? मतलब एक पूरा एक
सर्कल जिसके अंदर हम हर चीज़ डिफाइन करते हैं कि एसेट्स को खरीदने से लेकर उसको डिस्ट्रॉय करने तक तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उसको कहते हैं लाइफ साइकिल। तो आईटी एसेट्स लाइफ साइकिल आपको पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपने इसके अच्छे से इन पॉइंट्स के नाम याद कर लेने हैं और इनकी थोड़ी-थोड़ी डिटेल याद करनी है। ये आपको लैंग्वेज में सर पूछ सकते हैं कि आईटी एसेट्स का लाइफ साइकिल जो है वो बयान करो। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों पहला पॉइंट होता है आईटी एसेट्स लाइफ साइकिल में प्लानिंग। प्लानिंग का क्या मतलब है? प्लानिंग का मतलब ये है कि इसमें आप पूरा एक प्लान बनाते हो कि आपने किन-किन सिस्टम्स का जो है वो आईटी एसेट्स के अंदर इस्तेमाल करना है। या कौन-कौन से रिसोर्सेज़ का आपने आईटी के एसेट्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है? उसमें आपके सिस्टम्स भी आएँगे, आपके सॉफ्टवेयर्स भी आएँगे, आपके जो है ह्यूमन्स भी आएँगे, सारा कुछ आ जाएगा प्लानिंग के अंदर। उसके बाद दूसरा आता है जी प्रोक्रूटमेंट। प्रोक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि अब जो प्लानिंग के अंदर आपने सिस्टम्स जो प्लान किए हैं कि हमने ये सिस्टम यूज़ करनी है, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करनी है, उनको बाय करना, खरीदना जो है प्रोक्रूटमेंट जो है वो कहलाता है। ठीक है? दूसरे फ़ेज़ में आप मतलब उनकी खरीदारी करते हो उन सिस्टम्स की, ठीक है? तीसरे फ़ेज़ में आप क्या करते हो? तीसरे फ़ेज़ में आप ये करते हो कि इंस्टॉलेशन के जो सिस्टम आपने बाय किए हैं, जो सॉफ्टवेयर आपने बाय किए हैं, जो आईटी इंजीनियर्स आपने हायर किए हैं, उनको प्रॉपर जो है आईटी इंजीनियर को ज़िम्मेदारी देना और जो सिस्टम और जो आपने सॉफ्टवेयर बाय किए हैं, उनको प्रॉपर जो है क्या करना? इंस्टॉल करना, ठीक है? उनको उनको प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना, ठीक है? उसके बाद चौथा स्टेप होता है सिक्योर कि मतलब अब जो आपने सिस्टम अभी-अभी कॉन्फ़िगर किए हैं, इंस्टॉल किए हैं, उनके ऊपर सिक्योरिटी ऐड करना ताकि हैकर से बचा जा सके और डिफरेंट तरह के थ्रेट्स यानी खतरात से जो है वो हम अपने सिस्टम्स, अपने सॉफ्टवेयर्स को बचा सकें। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि वो जो हमने सिस्टम अभी-अभी इंस्टॉल किए हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, कॉन्फ़िगर किए हैं, उनको टेस्ट करना कि आया कि वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये होता है एक्सेप्टेंस। उसके बाद आता है सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। सपोर्ट एंड मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि रेगुलरली डेली बेस पर अपने वो तमाम के तमाम जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अपडेट करना, उनके अंदर मतलब कोई वायरस तो नहीं आ गया उसको चेक करना, ठीक है? तो ये सारी मतलब अपडेशन उसको मेंटेन करना, ये सारा सपोर्ट एंड मेंटेनेंस में आता है। और लास्ट पे आता है रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल। रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि मतलब जब हमारे सिस्टम पुराने हो जाएँ तो उनको ख़त्म कर देना और अपने उनमें जो डाटा है उसको सेफ़ली जो है डिलीट कर देना ताकि उसका मिसयूज़ ना किया जा सके। सो दोस्तों ये 7 स्टेप्स थे, ये 7 फ़ेज़ेज़ थे किसकी आईटी एसेट लाइफ़ साइकिल की, जो कि आपको लॉन्ग में सर पूछ सकते हैं कि आईटी एसेट लाइफ़ साइकिल बयान करो। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब इसी आगे डिटेल वो बता रहा था, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर जी? अच्छा जी। और अगर सर आपको पेपर में कहते हैं ना सिक्योरिटी ड्यूरिंग एसेट लाइफ़ साइकिल लिखो तो फिर भी आपने यही 7 पॉइंट लिखने हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पे अब 2 मेन डेफिनेशन आ गई हैं जी। एक है एसेट ऑनर कौन होता है और एक होता है एक डेफिनेशन है व्हाट इज़ रिस्क ऑनर। रिस्क ऑनर कौन होता है? तो आपको इन दोनों का फ़र्क पता हो। एसेट ऑनर दोस्तों वो होता है जो किसी भी एसेट की देखभाल करता है। यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लैपटॉप मेरा है। ठीक है? तो अगर ये लैपटॉप मेरा है तो इसकी देखभाल कौन करेगा? मैं करूँगा। इसको मैनेज कौन करेगा? मैं करूँगा। तो एसेट ओनर भी बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा शख्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके एसेट्स को क्या करता है? मैनेज करता है और उनकी देखभाल करता है। उसको बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसेट ओनर कहते हैं। जबकि रिस्क ओनर कौन होता है? रिस्क ओनर वो होता है, वो पर्सन होता है, वो टीम होती है जो आपके एसेट्स जो आपने आईटी एसेट्स यूज़ कर रहे हो उन एसेट्स के ऊपर जो खतरात आएँगे या उनके मुतालिक जो खतरात हैं, उन खतरात से निपटना और उनको कंट्रोल करना और उन खतरात को जो है वो ख़त्म करना अपने एसेट्स में से वो टीम या वो शख्स क्या कहलाता है? रिस्क ऑनर कहलाता है, ठीक है? जिसकी ज़िम्मेदारी बेसिकली ये होती है कि आईटी एसेट्स के अंदर जो भी रिस्क आएँगे उनको कंट्रोल करना, ठीक है? और इसके अलावा क्या करना? आपके डिफरेंट तरह के जो आईटी एसेट्स से मुताल्लिक जो रूल्स हैं वो डिफाइन करना, डिसीजन लेना, ये सारी रिस्क ऑनर की ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी एक्सेप्टेबल यूज़ ऑफ आईटी एसेट्स। ये आपको सर शॉर्ट में पूछ सकती हैं कि आईटी एसेट्स का एक्सेप्टेबल यूज़ दोस्तों क्या होता है? एक्सेप्टेबल यूज़ बेसिकली वो रूल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपने आईटी एसेट्स को किस तरह से यूज़ करना है। जैसे आईटी एसेट्स कौन-कौन सी हैं? लैपटॉप्स, मोबाइल्स, वेब ब्राउज़िंग, ईमेल यूज़, सर्वर्स एंड कंपनी डाटा। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे आईटी एसेट्स हैं। अभी इन आईटी एसेट्स को आपने किस तरह से यूज़ करना है बेसिकली इसको कहते हैं एक्सेप्टेबल यूज़। समझ आ गई? आपको पता है ना कंपनी में रूल होता है कि जनाब जो आपके कंपनी के आईटी एसेट्स हैं मतलब जैसे लैपटॉप कंपनी का हो गया, मोबाइल कंपनी ने जो आपको दिया हुआ है,
उसको आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब उसमें सिर्फ़ आपने कंपनी की ही इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोसेस करनी है। कोई आप अपनी ये नहीं कि मतलब आप लैपटॉप पे अपनी जो है फ़ेसबुक ओपन करके बैठ गई हो। आप मोबाइल के ऊपर जो है वो अपनी व्हाट्सएप ओपन करके बैठ गई हो। आप वेब ब्राउज़िंग के अंदर जो है वो फ़िल्में लगा के बैठ गई हो, आप गाने सुन रहे हो। ऐसे नहीं होता, ठीक है? तो ये बेसिकली किसी भी कंपनी के अंदर जो आईटी एसेट्स होते हैं उस कंपनी के, उन आईटी एसेट्स को किस तरह से आपने यूज़ करना है, किस तरह से उनको मेंटेन करना है, ये सारा एक्सेप्टेबल यूज़ में आता है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल नंबर 52 कंप्लीट होता है, मॉड्यूल नंबर 53 की बात करते हैं। सो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 53 है, जिसके अंदर बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी पोस्चर है, अगर उसको डिटरमाइन करना हो, जानना हो कि वो सिक्योरिटी उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी पोस्चर है वो बेहतर है या बेहतर नहीं है, तो उसके लिए आप डिफरेंट जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो उस कंपनी से। ठीक है? जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कंपनी का जो सिक्योरिटी पोस्चर है वो कैसा है। सो यहाँ पर बस यही एक क्वेश्चन है कि आप किस तरह से हाउ टू डिटरमाइन सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी कंपनी। ठीक हो गया? अच्छा, तो पेपर में आपको ये सवाल किस तरह से आ सकता है कि सर आप कह सकते हैं बताओ वो कोई 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन बताओ कि जो हम पूछते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी पोस्चर डिटरमाइन करने के लिए। तो आपने ये जितने भी ये सारे ये इसने बेसिकली ना क्वेश्चन बताए हुए हैं आपको कि हम सिक्योरिटी पोस्चर देखने चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कौन-कौन से क्वेश्चन जो है वो कंपनी से पूछते हैं। ठीक हो गया? तो आपने इनमें से कोई भी 4-5 क्वेश्चन याद कर लेने हैं कि क्या पता सर शॉर्ट में पूछ सकते हैं आपसे कि 2-3 क्वेश्चन बताओ, या सर आपको लॉन्ग में अगर पूछेंगे तो फिर बोलेंगे कि कोई 4-5 क्वेश्चन बताओ जो सिक्योरिटी पोस्चर डिटरमाइन करने के लिए पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है जी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, कि कंपनी ने कौन-सी पॉलिसी जो है वो बनाई हुई है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। दूसरा क्वेश्चन हम कंपनी से ये पूछते हैं ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कल्चर एंड टून एट द टॉप, यानी सिक्योरिटी का कल्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसके अलावा जो हमारी टॉप लेवल की मैनेजमेंट है उसका बिहेवियर कैसा है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंपनी से पूछते हैं वो होते हैं क्लियरली डेजिग्नेटेड रिस्पांसिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए किसको हायर किया गया है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम उनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मेनी स्टाफ इन सिक्योरिटी टीम 10% एंड देयर रूल्स, कि हमारे पास ओवरऑल जो स्टाफ है कंपनी का उनमें से क्या 10% जो है वो सिक्योरिटी टीम के लिए दरकार किया गया, मतलब फ्राहम किया गया या नहीं किया गया, ये हम पूछते हैं उनसे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम उनसे ये पूछते हैं कि बताओ कि आपने क्या जितने भी आईटी एसेट्स हैं क्या उनको उनके ऊपर सिक्योरिटी हार्डनिंग अप्लाई की हुई है कि नहीं की हुई। उसके बाद हम उनसे ये पूछते हैं कि अगर उन्होंने सिक्योरिटी हार्डनिंग अप्लाई की हुई है तो कौन सा स्टैंडर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था। फिर हम उनसे ये पूछते हैं इंटरनल वीएम प्रोग्राम के जो वर्नरेबिलिटी मैनेजमेंट है उसका कौन सा इंटरनल प्रोग्राम उन्होंने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद फिर हम उनसे फ्रीक्वेंसी ऑफ वीएम स्कैनिंग, मतलब जो वर्चुअल मशीन है उसकी स्कैनिंग कितनी दफ़ा वो करते हैं, ये हम उनसे पूछते हैं। फिर उसके बाद हम उनसे ये पूछते हैं कि जो उन्होंने सॉफ्टवेयर यूज़ किए हुए हैं क्या वो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर हैं या अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है? फिर हम उससे ये पूछते हैं लास्ट टाइम पेनिट्रेशन टेस्ट वाज कंडक्टेड, कि क्या उन्होंने लास्ट टाइम उन्होंने कब जो है पेनिट्रेशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया था और क्या वो थर्ड पार्टी के थ्रू जो है कंडक्ट किया गया था। उसके बाद फिर हम उनसे ये पूछते हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं वो उनका जो है मैच्योरिटी लेवल कितना है। ठीक है? उसके बाद फिर हम उनसे ये पूछते हैं कि आपका जो डिज़ास्टर रिकवरी साइट है और जो आपकी बैकअप साइट है वो कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है? उसके बाद फिर हम उनसे ये पूछते हैं कि आपने लास्ट टाइम जो है कब डिज़ास्टर रिकवरी जो है टेस्ट किया था। फिर हम उनसे ये पूछते हैं इज़ इंटरनल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड, क्या आपने कोई अपने तौर पर कोई अपना खुद का जो है सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है इंटरनली। ठीक है? ये हम उनसे पूछते हैं। फिर हम उनसे ये भी पूछते हैं कि आपने अपना जो आईटी के जितने भी एसेट्स हैं उनके लिए कौन सा टेस्ट बैकअप जो है वो आप यूज़ करते हो। फिर हम उनसे बेसिकली ये पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपकी मैच्योरिटी के अंदर मतलब जितने भी आपके एक्सेस कंट्रोल्स हैं वो किसके पास है, यूज़र्स के पास है या एडमिन के पास है, वो सारी चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद फिर हम उनसे रेगुलर ऑडिट फॉर एक्सेस कंट्रोल के बारे में पूछते हैं। फिर नेक्स्ट हम उनसे टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में पूछते हैं। ठीक है? कि आपने क्या टू स्टेप वेरिफिकेशन अपने सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करवाई हुई है यहाँ या नहीं करवाई हुई। फिर हम उनसे ये पूछते हैं कि उनके पास जितना भी डाटा क्या वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में है, यानी उसकी एन्क्रिप्शन की हुई है या नहीं की हुई। फिर हम उनसे ये पूछते हैं कि जितना भी आपके पास टेस्ट डाटा क्या उसको प्रोटेक्ट किया गया है या नहीं किया गया। फिर हम उनसे बेसिकली ये पूछते हैं कि जितनी भी आपने सिक्योरिटी अप्लाई की जितना भी आपका सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है उसमें एक्रेडिटेशन जो सिक्योरिटी है क्या वो परफॉर्म की हुई है आपने या नहीं की हुई। उसको फिर हम उनसे ये पूछते हैं कि आपका जितना भी क्रिटिकल बिजनेस है प्रोसेसेस हैं क्या वो उनके अंदर जो सिक्योरिटी है क्या उसको इम्बेड किया गया है या नहीं किया, मतलब इम्प्लीमेंट किया गया सिक्योरिटी को या नहीं किया गया। उसके बाद फिर हम उनसे ये पूछते हैं कि आपने जो डिजास्टर रिकवरी पॉलिसी है या जो मैकेनिज्म है क्या उसको कंटिन्यू किया हुआ है अपने बिजनेस के अंदर या नहीं किया हुआ। फिर हम उनसे ये पूछते हैं सिक्योरिटी स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क फॉलोड, हाँ ठीक है, क्या गवर्नेंस के लिए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क क्या उन्होंने यूज़ किए हुए हैं या नहीं किए हुए। फिर हम उनसे ये पूछते हैं इंटरनल सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम क्या आप
सिक्योरिटी से मुतालिक कोई अपनी एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस प्रोग्राम देते हो या नहीं देते। उसके बाद मैच्योरिटी ऑफ द चेंज मैनेजमेंट के बारे में पूछते हैं, ठीक है? एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट के बारे में पूछते हैं, ठीक है? यानी जो हमारे पास मैं ऐसी मैनेजमेंट चेंजिंग की ज़िम्मेदारी होती है, और उसके बाद जो इंसिडेंट की को मैनेज करती है, ख़तरात को मैनेज करती है जो टीम, उसकी उसकी मैच्योरिटी के बारे में पूछते हैं, ठीक है? उसके बाद बोर्ड ऑफ स्टीयरिंग कमेटी के बारे में पूछते हैं, और लास्ट में उन्होंने बेसिकली ये 200 डिफरेंट क्वेश्चन थे, ठीक है? तो ये इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे, इन तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई चंद एक क्वेश्चन आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि वो आपसे पूछ सकती हैं। तो ये देखो, हमने आपको मैंने सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से डिटेल से बताए हैं कि किस क्वेश्चन का क्या मतलब है। ठीक है? ठीक हो गया? तो ये आपसे पूछा जाता है कि बताओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी पोस्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन-कौन से क्वेश्चन जो है वो उनसे पूछते हैं, उनमें से कोई से 3-4 बताओ। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी पूछ सकते हैं इंसान, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी पूछ सकते हैं। अच्छा, लास्ट में उसने एक इंपॉर्टेंट बात की हुई है, कहता है कभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सिक्योरिटी पोस्चर को चेक करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ आपने उस टीम से पूछने हैं जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन करती है टीम, उससे उस लाज़मी नहीं कि मतलब वो आपको बिल्कुल ठीक आंसर वही दे। कहता है आप कोशिश करो कि जितने भी आपके ऑडिटर्स हैं और कंप्लायंस टीम है, उनसे भी आप कुछ ना कुछ जो है वो क्वेश्चन करो, ताकि आपका और अच्छा डाटा जो है वो, और अच्छा सिक्योरिटी पोस्चर जो है वो आपको पता पता चल सके। ठीक हो गया? और लास्ट में उन्होंने पूछा और लास्ट पे आप ये भी उनसे पूछो कि आपका लास्ट टाइम रीसेंट कोई इंसिडेंट हुआ था, मतलब कोई खतरा खतरा आया, कोई हादसा हुआ है अभी कंपनी के अंदर या नहीं हुआ? तो ये भी आप उनसे पूछो। तो आपको ये तमाम क्वेश्चन पूछने के बाद उनकी कंपनी या उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी पोस्चर है, उसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये था मॉड्यूल नंबर 53, जिसमें सिर्फ आपने सिक्योरिटी पोस्चर को डिटरमाइन करने के जो क्वेश्चन थे वो याद करने हैं, और ये सारे याद नहीं करने, सिर्फ चंद एक 4-5 आप जो है वो अच्छे से याद कर लो। आपको ये शॉर्ट या लॉन्ग में सर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 54 की। दोस्तों, ये हमारा मॉड्यूल नंबर 54 है, जिसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको कामयाब करवाने के लिए कौन-कौन से काम करना ज़रूरी होता है। तो आपको पेपर में ये पूछा जाता है कि वो कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो कौन-कौन से अवामल हैं, जिनको करने से हम अपने सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। 3 काम है। पहला काम है कि हमें टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है, उसकी सपोर्ट हासिल हो, मतलब उसकी हमायत हासिल हो। सेकंड नंबर पे जो हमारी टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, वो बाकायदगी के साथ हमारी सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स को जो है रिव्यू करे, मतलब उनको देखे और उनके ऊपर जो है वो एक्शन यानी डिसीजंस ले। और तीसरा कि हम हमारे जो सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटी यानी तरजीह दी जाए, अहमियत दी जाए, और साथ ही साथ उनको कामयाब बनाने के लिए हमें डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज यानी पैसा फ्राहम किया जाए, हमें टीम फ्राहम की जाए, और साथ साथ अदर आईटी एसेट जो है वो फ्राहम किए जाएँ। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिक्योरिटी का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स होती हैं वो क्या हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो ये पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में सर पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, वो उसके अंदर कौन-कौन जो है डिपार्टमेंट जो है वो आपस में कोऑपरेट करते हैं। तो उसमें 4 डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑपरेट करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी बन जाती है। ठीक है? तो उसमें सबसे पहले होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड होता है एक, उसके बाद नेटवर्क मैनेजर होता है, फिर मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिर मैनेजर आईटी डेटाबेस यानी लिनक्स ओरेकल का होता है। ठीक है? तो ये 4 जो लोग हैं, ये 4 जो मैनेजर्स हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं। तो आपको पेपर में सर पूछ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कमेटी के अंदर कौन-कौन शामिल होता है। तो ये 4 लोगों के आपने नाम लिख देने हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है जी कि हमारी जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोग्राम होती है, उसके स्टेक होल्डर्स कौन-कौन से होते हैं। तो उसके 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो पहले का नाम है जी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी, तीसरे का नाम है बोर्ड या एग्जीक्यूटिव, और चौथे का नाम है आईटी टीम्स। तो ये भी आपको शॉर्ट में सर पूछ सकते हैं इनके नाम। सिर्फ आपने ये देखें, ये वो क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में सर पूछ सकते हैं, कि जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी में कौन-कौन शामिल होता है, तो ये आपने 4 नाम लिखने हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिक्योरिटी प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए कौन-कौन जो है वो इसमें हिस्सा लेता है। तो ये 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जो हिस्सा लेते हैं सिक्योरिटी प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए। इनके आपको नाम याद हों। अच्छा जी, उसके बाद ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि सर आपको पूछ सकते हैं, बताओ जो हमारी आईटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम्स होती है, वो कितनी देर में जो है वो रिपोर्ट तैयार करती है, कितनी देर में उसने जो है वो अपनी टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी होती है, तो डेली बेस पर। ठीक है?
जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है वो वीकली रिपोर्ट तैयार करती है, जो इन्फॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है वो मंथली रिपोर्ट तैयार करती है, मतलब मंथ के बाद रिपोर्ट तैयार करती है। और जो बोर्ड यानी हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है वो क्वार्टरली यानी हर 3 महीनों के बाद जो है वो रिपोर्ट तैयार करती है। तो ये एमसीक्यूज में साल आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ जी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमेटी जो है वो मंथली रिपोर्ट तैयार करती है, क्वार्टरली रिपोर्ट तैयार करती है, वीकली रिपोर्ट तैयार करती है या डेली। तो आपको इनका पता होना चाहिए कि कौन जो है वो डेली रिपोर्ट तैयार करता है, कौन वीकली, कौन मंथली और कौन क्वार्टरली। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से फेजेस यानी कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है एस्टेब्लिश ट्रैक, कि सबसे पहले हमें अपना ट्रैक जो है वो एस्टेब्लिश करना होता है। जो सिक्योरिटी का पूरा एक ट्रैक है उसको पहले हम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, एमएसबी कहते हैं मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन। मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन क्या होता है? मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन ये होता है जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि वो कम से कम कौन सी ऐसी सिक्योरिटी है जो मस्ट होनी ही चाहिए, इसको कहते हैं मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन। उसके बाद कहते हैं थर्ड पे आता है जी पायलट। पायलट का मतलब ये होता है कि अपना पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, पूरा जो सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको टेस्ट करना, ठीक है। तो ये आता है जी पायलट के अंदर। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है जी इम्प्लीमेंट अक्रॉस आईटी, कि यानी जब हम टेस्टिंग कर लेते हैं हमें पता चल जाता है कि हमारा जो पूरा आईटी पूरा सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहे हैं, तो फिर हम उसको अपनी आईटी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। और लास्ट पे आता है जी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, के वक्त के साथ साथ उसमें हम क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं किसके, सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेसफुल बनाने के। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है जी आपके, ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये हम ऊपर अभी पढ़ के भी आए हैं कि आईएमएस यानी जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका काम होता है कि वो वीकली स्टेटस अपडेट करती है। जो आईटी स्टीयरिंग कमेटी होती है उसका काम होता है वो मंथली स्टेटस अपडेट करती है। और जो बोर्ड होता है वो क्वार्टरली स्टेटस जो है वो अपडेट करता है। ये आप ऊपर भी पढ़ के आए हो, तो ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। लास्ट पे वो बता रहे हैं जी सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट कैन बी मेड सक्सेसफुल विद करेक्ट स्पॉन्सरशिप स्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कहता है अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है, मतलब उसको मजबूत बनाना है, कामयाब बनाना है, तो उसके लिए आपके पास करेक्ट स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छी स्ट्रेटजी आपके पास हो, और उसके साथ साथ आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो। अगर ये चार चीज़ें होंगी तो आपकी जो सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो ये था मॉड्यूल नंबर 54। अब बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 55 की। सो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 55 है जिसके अंदर हम जो है वो पढ़ेंगे पैचेस, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर उसने ट्रांसफॉर्मेशन हार्डनिंग के बारे में बताया हुआ जो कि हमने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है। सो मैं मॉड्यूल के अंदर सिर्फ आपको वही चीज़ सिखाऊंगा जो आपके लिए नहीं होगी, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी होंगी उनको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी हार्डनिंग हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे जो नया कंसेप्ट है वो है जी पैचिंग। पैचिंग क्या होता है? पैचिंग ये होता है कि जब आपकी किसी फर्मवेयर या किसी आप के सॉफ्टवेयर के अंदर कोई कमज़ोरी हो और उस कमज़ोरी को ठीक अपडेट के थ्रू जो है वो हम ठीक करें, इसको हम कहते हैं पैचिंग, ठीक है। अब पैचिंग करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम ऑटो अपडेट के थ्रू पैचिंग करते हैं या फिर मैनुअल यानी खुदकार तरीके से जो है वो खुदकार अपडेट्स के थ्रू जो है वो पैचिंग करते हैं, ठीक है। तो ये पैचिंग के दो तरीके आपने याद रखने हैं। तो यहाँ भी पैचिंग की आपको डेफिनेशन का बताओ। अच्छा यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपको समझ नहीं है ये पैचिंग क्या होती है। देखें मैं आपको छोटी आसान एग्जांपल में समझाता हूँ। आपने किसी से एक सॉफ्टवेयर बनवाया, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर के आपने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया और यूज़ करने के बाद आपको पता चला कि इसमें तो ये कमज़ोरी है। कमज़ोरी मीन कि यानी आप जब उसमें पासवर्ड टाइप करते हो तो एक जनरल पासवर्ड बस टाइप होता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टाइप नहीं होता। तो आपने कहा ऐसा ऐसा अगर करेंगे, कमज़ोर पासवर्ड टाइप करेंगे तो इससे तो ये होगा कि जो हैकर्स हैं तो वो तो ईज़िली आपके सॉफ्टवेयर को या आपकी एप्लीकेशन को हैक कर लेंगे। तो आपने क्या किया, जिस कंपनी से वो सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ था आपने उसको बताया, उस डेवलपर को, उस इंजीनियर को आपने बताया कि जनाब इसमें ये देखो ये एक कमज़ोरी है इसमें, कि इसमें हम सिर्फ वीक पासवर्ड एंटर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर नहीं कर सकते। तो दिस इज़ अ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी कहते हैं कमज़ोरी को, ठीक है। तो यानी आपने कमज़ोरी ढूंढी और कमज़ोरी ढूंढ के आपने जिस कंपनी से बनवाया, जिस इंजीनियर से बनवाया, उसको बताया कि जनाब इसमें ये कमज़ोरी है, इसमें ये खामी है, ठीक है। तो अब वो इंजीनियर क्या करेगा, वो इंजीनियर अपडेट्स के थ्रू सॉफ्टवेयर के अंदर उस कमज़ोरी को ठीक करेगा। या तो वो ऑटो अपडेट्स के थ्रू ठीक करेगा या फिर मैनुअल अपडेट्स के थ्रू जो है वो ठीक करेगा। अब समझ आई पैचिंग क्या होती है? तो यही होती है पैचिंग। तो अब यहाँ पे उन्होंने भी डेफिनेशन यही की हुई है कि जब आपके किसी फर्मवेयर या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर
कमज़ोरियों को अपडेट्स के थ्रू ठीक किया जाए ताकि हैकर्स और मालवेयर से अपने सॉफ्टवेयर को बचाया जा सके, तो इसको कहते हैं पैचिंग। और पैचिंग करने के दो तरीके हैं, या तो पैचिंग ऑटो अपडेट्स के थ्रू की जाती है या फिर मैनुअल अपडेट्स के थ्रू जो है वो की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पैचेस आर आल्सो कॉल्ड फिक्सेस, कि सर आपको पूछ सकते हैं हाँ जी फिक्सेस का दूसरा नाम क्या है, तो आपने कहना पैचेस, पैचेस का दूसरा नाम क्या है फिक्सेस, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैचिंग कंसीडरेशन, के पैचिंग करते हुए हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं या कौन कौन से निकात होते हैं पैचिंग के अंदर। तो पहला पैचिंग जो है जनाब, कोई भी वेंडर या कोई भी इंजीनियर तब करता है जब उसको कोई खामी मिलती है, ठीक है, यानी आपको कोई कमज़ोरी आपको सॉफ्टवेयर में नज़र आएगी तो फिर ही आप पैच करोगे। ये तो नहीं ना आपको कोई कमज़ोरी नज़र ही नहीं आई और आपने पैचिंग करना स्टार्ट कर दी। तो इसलिए पैचिंग करते हुए सबसे पहला स्टेप ये होता है, सबसे पहला फेज़ ये होता है, या सबसे पहला अहम नुक्ता ये होता है कि पैचिंग हम तब करते हैं जब हमें सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई कमज़ोरी दिखाई देती है। दूसरा, कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारी एक अपडेट्स के अंदर या एक अपडेट रिलीज़ जब होती है तो उसमें मल्टीपल पैचेज़ का सॉल्यूशन भी होता है। मतलब ये मल्टीपल पैचेज़ भी की जा सकती हैं। अब ये नहीं है कि मतलब एक अपडेट पे सिर्फ़ एक ही पैच किया जाएगा, एक ही कमज़ोरी ठीक की जाएगी। कई दफ़ा ये होता है, ये दूसरा पॉइंट ये कहता है, पैचिंग करते हुए हम कई दफ़ा ये होता है कि हम कुछ अपडेट्स ऐसी भी जारी करते हैं जिन अपडेट्स के अंदर एक ही सेम टाइम में हम मल्टीपल कमज़ोरियों को ठीक करते हैं। और तीसरा वो कह रहा है कि अगर आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लिया हो जो रेडीमेड है, मतलब कस्टमाइज़ नहीं है। 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एक होते हैं रेडीमेड, एक होते हैं कस्टमाइज़। रेडीमेड वो होती हैं जो बने बनाए होते हैं, उसमें आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं होती। कस्टमाइज़ वो होते हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, उसको कहते हैं कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर। तो कहता है जो रेडीमेड ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो रेडीमेड होते हैं। तो कहता है जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो बड़ा ही अच्छे तरीके से पैच हो जाते हैं विदाउट एनी टेस्टिंग, मतलब उनको पैच करने के लिए टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि जो कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर्स होते हैं या कस्टमाइज़ जो फर्मवेयर्स होते हैं, उनको पैच करने से पहले आपको उसकी एक दफ़ा टेस्टिंग करनी पड़ती है कि आया कि इसमें वाक़ई कमज़ोरी है या नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखनी है पैचिंग कंसिडरेशन के अंदर। लास्ट पे उसने एक बात की है, कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ ओनली हार्डनिंग ज़रूरी नहीं है और सिर्फ ओनली पैचिंग भी ज़रूरी नहीं है। वो कहता है दोनों होंगे तो फिर आपका सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल जो है वो बेहतर होगा, मतलब हार्डनिंग भी और पैचिंग दोनों, दोनों मस्ट हैं। ओनली हार्डनिंग होगी फिर भी काम ठीक नहीं है, ओनली पैचिंग होगी फिर भी काम ठीक नहीं है, हार्डनिंग भी हो और पैचिंग भी हो। अब हार्डनिंग आपको पता क्या होती है, हार्डनिंग बेसिकली ये होती है कि अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कमज़ोरियों को ढूंढना हार्डनिंग कहलाता है, और पैचिंग ये होता है कि अपडेट्स के थ्रू उन कमज़ोरियों को ठीक करना पैचिंग कहलाता है। तो ये दो चीज़ें होंगी, हार्डनिंग और पैचिंग, तो देन आपके जो सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे 10 मॉड्यूल कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।